दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है मुगल बादशाह अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं मुगल बादशाह अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कालानौर। दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर भारत के पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। तो याद रखिएगा, अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर कालानौर नामक स्थान पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1576 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन है अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह। तो सही उत्तर हकीम खान, ऑप्शन सी। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह था? ऑप्शन है बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से या सिसौदियों से। तो सही उत्तर कछवाहों से, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अकबर ने सबसे पहले कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने आमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई यानी जोधाबाई से विवाह किया था। अगला प्रश्न है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए अधिक जाता था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए। दोस्तों, अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन के लिए अक्सर जाया करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर या पीर मोहम्मद खां को? तो सही उत्तर है अधम खां, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, महामनगा के पुत्र अधम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतग खां की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर बीकानेर। तो सही उत्तर है मेवाड़। दोस्तों, याद रखिएगा, मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो याद रखिएगा, दुर्गावती मंडला की रानी थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, याद रखिएगा, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती मंडला यानी गढ़कटंगा की रानी थी। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खान खाना, शहजादा मुराद या शहजादा दानियल? तो सही उत्तर शहजादा सलीम की वजह से।
दोस्तों याद रखिएगा कि जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा, सही उत्तर आपका ये है अकबर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1563 ये वर्ष याद रखिएगा, 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रबुद्ध निरंकुश जो है अकबर के शासनकाल को कहा जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अकबर एक महान शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, इसलिए वह प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ये आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर अकबर। ये आदेश अकबर का था। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, लेकिन उसने ये कार्य सुधार की दृष्टि से किया। जैसे उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो, यानी बच्चों को न जन्म दे सके। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो सही उत्तर मीर बख्शी, ऑप्शन बी। दोस्तों अकबर के शासनकाल में केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मूलतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर? तो सही उत्तर है मनसबदारी पर। दोस्तों याद रखिएगा, 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद और मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त होती थी। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सही उत्तर है मुजफ्फर खां तुर्बती। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अकबर के शासनकाल में दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? ऑप्शन है अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया या फारस। तो सही उत्तर मंगोलिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी और इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाब्ती या जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर अकबर की। दोस्तों अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल और जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी और साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो सही उत्तर है टोडरमल ने दोस्तों भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। और आप जान लीजिए कि अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली शुरू करने की मुगलकालीन व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया और इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जब्ती, दहशाला, नसक या कानकोट। तो सही उत्तर है दहशाला, ऑप्शन बी। दोस्तों अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहशाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य कौन नैरंतर्य की कड़ी थी?
तो सही उत्तर टोडरमल ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था की दृष्टि से विशेष सम्मान उनको प्राप्त है। टोडरमल भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य नैरंतर्य यानी निरंतरता की कड़ी थी और टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर दोनों के साथ कार्य किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर 1582 ईस्वी यानी 1582 में। याद रखिएगा, अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की और इसके अंतर्गत दोस्तों आप जान लीजिए कि अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने 1575 यानी 1575 में करवाया था और इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया गया था और ये धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श का केंद्र था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा किया करता था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल या अकबरी महल? तो सही उत्तर अकबरी महल, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, अकबर ने आगरा से 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण कराया। इसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल यानी स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी प्रमुख हैं। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है, न कि फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुल आबिदीन या शेख नसीरुद्दीन चिराग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए, सुलह कुल का सिद्धांत अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और अकबर ने सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार और सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई और इसका मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति और भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये अकबर था। दोस्तों 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु मुल्ला मजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार या ताजमहल? तो ये आसान सा प्रश्न है। दोस्तों आप जान लीजिए कि बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर ने करवाया था। दोस्तों आप जान लीजिए, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अकबर ने। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर ध्यान दिया गया और शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पर? तो आप जान लीजिए फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में हैं। यहाँ पर दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी और बीरबल की कोठी प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था क्या? मोती महल, पंचमहल, रंग महल या हीरा महल? तो सही उत्तर पंचमहल। दोस्तों आप जान लीजिए, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है?
तो आप जान लीजिए जहांगीर महल आगरा में स्थित है। दोस्तों जहांगीर महल आगरा किले में है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। अगला प्रश्न है किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला या लाहौर का किला? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। और आप जानते हैं दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। अगला प्रश्न है वह जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर है ये संत थे हरिविजय सूर्य। दोस्तों याद रखिएगा हरिविजय सूर्य वह जैन साधु थे जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहे और इन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया था। अगला प्रश्न है कि दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रमुख या प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दसवंत, ऑप्शन बी। याद रखिएगा अकबरकालीन चित्रकारों में अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश ये सभी मुगल काल में अकबर के काल से संबंधित चित्रकार थे। अगला प्रश्न है जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो कौन है? तो सही उत्तर अबुल फजल, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो सही उत्तर है राल्फ फिंच, ऑप्शन ए। दोस्तों राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। अगला प्रश्न है सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा अब्दुस समद। अब्दुस समद या जो प्रसिद्ध कलाकार अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। और आप जान लीजिए कि अब्दुस समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी। ये अपने समय का कुशल चित्रकार था और अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर राजा रामचंद्र, ऑप्शन सी। याद रखिएगा तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सही उत्तर है अकबर के समय में। दोस्तों तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक था और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास और मियाँ की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13, 15, 18 या 20 वर्ष? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 13 वर्ष से कुछ अधिक। दोस्तों हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगलिया फौज की कमान संभाले हुआ था। उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कुछ कम थी और कलानौर में ही 14 फरवरी 1556 को उसका राज्याभिषेक किया गया। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर यानी बैरम खां और हेमू के मध्य लड़ा गया। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खां ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था?
विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री या वैश्विक भरोसा? तो सही उत्तर है विश्व बंधुत्व, ऑप्शन ए। दोस्तों, अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई जो है ये अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो सही उत्तर दोस्तों, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रीजेंट बैरम खां था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। अगला प्रश्न है किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो सही उत्तर है अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो जजिया कर समाप्त करने वाला शासक अकबर था। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो सही उत्तर 1/3 यानी 1/3। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अकबर का प्रसिद्ध अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। और आप जान लीजिए तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। अकबर के किस एकमात्र दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? आपको बताना है। तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र दरबारी बीरबल था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब? तो सही उत्तर अकबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि अकबर निरक्षर था जबकि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शिक्षित शासक थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो सही उत्तर अकबर था। दोस्तों, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 का शासन था और रानी एलिजाबेथ का शासनकाल 1558 से 1603 था। अगला प्रश्न है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला? तो सही उत्तर हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और ये मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर मारवाड़ के राव चंद्रसेन। 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भादरा जोड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। राव चंद्रसेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया। अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण कराया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की तरह उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया और समर्पण नहीं किया।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। तो सही उत्तर ए बी सी डी यानी चारों ही विकल्प आपके सही हैं। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था और बादशाह के पद और अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, ये सभी उसके समय में बहुत सफल हुई और उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया और अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। इसलिए अकबर की लोकप्रियता के कारणों में ये सभी बिंदु शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं आपको बताना है। पहला कथन है कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, सही है। और दूसरा कथन है, अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही कथन आपके सही हैं। बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की निर्धारित की। इसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकबर का शासन जाना जाता है किस लिए? देखिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए या धार्मिक कट्टरता के लिए। तो यहाँ पर 1, 2, 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं बल्कि धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध हैं। कथन 1, 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन है, राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो सही उत्तर स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, मनसबदारी प्रथा लागू करने का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। बिल्कुल सही है। कारण है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? ऑप्शन है, बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्ताना का महल, जामा मस्जिद या फिर शाहजादी अंबर का महल। तो सही उत्तर जामा मस्जिद, ऑप्शन सी। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है और यहाँ पर जामा मस्जिद को शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से जाना जाता है। अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है उसका आखिरी प्रश्न है कि प्रयाग नगर को अलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो सही उत्तर अकबर ने, ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रयाग नगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम मुगल शासक अकबर ने दिया। यह अकबर ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर एक किले का निर्माण कराया जिसको कि इलाहाबाद का किला कहते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में मुगल बादशाह अकबर से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।